गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स का पेपर जो है 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 125/64 का घन रूप के घन अरूप का आधार है। तो इसमें हमें घन रूप के आधार के रूप में देखना था। तो यहाँ हमने क्या किया, इसका फैक्टर कर लिया। तो फैक्टर हमने किया तो ये 5 5 इंटू 5 क्योंकि 5 5 25 होता है, 25 इंटू 5 125 होता है, और 64 का है 4 चौक 16 और 16 चौके 64। तो इस प्रकार हमारा क्या है, 5 का 3 पेयर बनता है और 4 का, तो ये 5/4 का होल क्यूब हो गया। तो ये जो है घन रूप में हो गया। ठीक है, तो घन रूप में हो गया। इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5/4 हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो इसको एक मतलब थ्योरम है। अगर हम वृत्त वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हमको ये चीज़ मिलेगी। तो उसमें क्या है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। मतलब क्या है कि वृत्त पर किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार जो हमारा ये इसमें आंसर हो जाएगा एक ग्रुप, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो एटीएम का हम लोग को पता है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा जो है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ, तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बक्से की भुजा को एक पैरामीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया है, तो हमारा आंसर सारे सेंटीमीटर में आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा 100 सेंटीमीटर उधर का और 30 इधर, 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो हमारा यहाँ 6 वैल्यू हो गया, और 130 भुजा है तो 130 इंटू 130 हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 169 000 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 10 14 000। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पांचवा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक गुणनखंड दिया हुआ है, व्यंजक दिया है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो व्यंजक का गुणनखंड निकालने के लिए हमने पढ़ा ही है पहले, तो उसको देखते हैं यहाँ। तो यहाँ 3 घात वाला है। तो अब हम यहाँ देखें, एक ये देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है ना, और फिर यहाँ फिर ये है, तो इन दो दो पेयर के रूप में हम इसको ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब और प्लस 2x² है, तो इसमें एक्स स्क्वायर हमको कॉमन दिख रहा है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, फिर अंदर बचा क्या, एक्स प्लस 2 बचा। ठीक है, और दूसरे पेयर में क्या किया, हमने 5 कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचा, एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2 दोनों में है, तो एक्स प्लस 2 अलग हो गया, और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये दो गुणनखंड बने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर एक्स प्लस 2। इस प्रकार ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। तो यहाँ लो लॉग 265 लॉग बेस 5 पे 625 इक्वल टू 4 दिया है। इसको घात के रूप में लिखना है। तो हम लोग ने ये एक रूल पढ़ा ही है, ये वाला, कि अगर लॉग बेस ए पे n है इक्वल टू x हो जाता है, तो उसको घात के रूप में a की पावर x इक्वल टू n हो जाता है। तो उस रूप में हमें लिखना है। तो ये देखिए यहाँ हमारा इस जो दिया हुआ है, लॉग बेस पे 5 और 625 इक्वल टू 4, तो उसको हम इस फॉर्म में देखिए, तो ए हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और एन हमारा हो गया 4। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं एक्स हमारा हो जाएगा, एक मिनट,
जैसे यहाँ हमारा ए क्या हो गया 5 हो गया, तो हमने ये लिख दिया। फिर क्या करना है, एक्स रखना है, तो एक्स हमारा क्या है 4 है, तो इसको हमने ऊपर 4 के 5 की पावर 4 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा एन के बराबर, तो 625। तो ये हो गया। अगर अब हम 5 को 4 बार गुणा भी करेंगे तो 625 आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये घातीय रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, समुच्चय ए इक्वल टू एक्स, फिर एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, जहाँ एक्स विषम संख्या है, ठीक है, और बी इक्वल टू 2 3 5 1 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, तो हमें क्या करना है, ए हमारा क्या है लेस देन 5 और इक्वल टू 5 है, जहाँ एक्स इक्वल टू एक विषम संख्या है। तो हमारा मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो विषम भी हो और 5 से कम हो, तो ये हो सकती है 1 3 5, ये हमारे 3 हो सकते हैं, ठीक है। और बी बराबर दिया है 2 3 5 1, ठीक। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 कॉमन है हमारा, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 1 3 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए। यदि किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी किसी दिन जो है 25 व्यक्ति काम करने ना आए, तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले व्यक्तियों का अनुपात निकालिए। तो यहाँ हमारा देखिए 200 व्यक्ति काम करते हैं, पर किसी दिन क्या हुआ कि 25 व्यक्ति नहीं आए, तो 25 व्यक्ति नहीं आए उस दिन, तो क्या काम करने वालों के 200 माइनस 25 हो जाएगा, और काम ना करने वाले 25 हो गए। तो ये हमारा बचा कितना 175, और काम ना करने वाले 25, तो हमारा ये आया 25 एकम 25 और 25 सत्ते 175, तो 175 हो गया। तो मतलब 7:1 आ गया, ठीक है। तो काम करने वाले और काम ना करने वालों का अनुपात क्या है, 7:1, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये 8वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम भाग करना हम लोगों ने सीखा ही है, तो कैसे करेंगे, तो x+3 हो गया, तो हम ऐसा क्या गुणा करें कि ये पहला टर्म कट जाए, तो हम x से अगर x+3 में गुणा करें तो पहला टर्म कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, और हमारा क्या है, फिर x का 3 से हुआ तो प्लस 3x आया, ठीक है। तो अब हम इसको घटाएंगे तो दोनों नीचे चिन्ह बदल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारा कट गया, और 7x माइनस 3x हुआ तो 4x बचा, ठीक है। और 14 जो है उधर बचा हुआ था उसको हमने उतार लिया। तो हमें क्या ऐसा करना है कि x+3 में ऐसा गुणा करें कि हमारा 4x वाला कट जाए। तो अगर हम 4 से x में गुणा करते हैं तो 4x हो जाता है, तो ये हमारा टर्म कट जाएगा। तो x और 4 से करेंगे तो 4x, और फिर 4+3 4, 4 × 3 4×3 12 हो गया, तो ये +12 आ गया। अब हम इसको घटाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, तो 4x कट गया, और 14 में से 12 गया तो 2 बच गया। तो इस प्रकार हमारा जो रिमाइंडर आएगा शेषफल 2 आएगा, और भागफल x+4 आ जाएगा। इसको हम अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ 3x+3 और x+4 को गुणा किया और +2 कर दिया, तो हमारा जो है जो व्यंजक दिया था वो मिल गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 5,000 रुपये का 10 वर्ष के ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ये एकदम डायरेक्ट फार्मूले पे ही आ गया था, हमने फार्मूला जैसे पढ़ा ही है अपने सिलेबस में। तो पी हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया 5,000, आर जो है रेट हो गया दर 10 वर्ष, और टाइम हमारा 3 वर्ष हो गया। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि मिश्र धन जो अमाउंट होता है A = P1 R/100 होल की पावर T हो गया, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें हमने सारी वैल्यू पुट किया, तो P का वैल्यू 500 हो गया, 1 + 10/100 होल की पावर 3। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हमारा देखिए A = 500, ब्रैकेट में 100 + 10/100 होल की पावर 3,
और फिर इसको 110 हो गया, 110/100 हो गया, तो 5000 गुणे 110/100, 3 बार, 3 पावर है तो 3 बार करेंगे, 110/100, 110/100, इस प्रकार हो गया। अब हमारा 0 0 सब कट गया नीचे का, लास्ट में क्या बचा, 5 गुणे 11 तो हमारा 5 गुणे 1331 हो गया। अगर 5 से 1331 करेंगे तो 6655, मतलब 6655 आएगा। तो ये हमारा मिश्र धन हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो हम मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, समझिए फार्मूले पे ही एकदम रखना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ क्या है कि एक समानुपात दिया है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने मतलब समानुपात में पढ़ा ही है कि मध्य पद का गुणनफल गुणे बराबर होता है वाय पद के गुणनफल से। तो हमारा ये देखिए, मध्य पद का हमने गुणनफल कर लिया x इंटू 1.25, वाई पद का 2.5 2.5 हुआ। अब हमने क्या किया, तिरछा गुणा किया तो हमारा x इधर बच गया और 1.25 जो है वहाँ नीचे भाग में चला गया। तो यहाँ पर हम काटेंगे तो काटने के बाद हमारा क्या है, x बराबर 5 वैल्यू आ जाएगी। काटना सबको आता होगा इसलिए मैं काटना नहीं बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक प्रसभ्य चित्र में एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र है, ठीक है, और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और कोण ADC जो 40 अंश है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो हमारा ये कोण ADC और कोण है CBA, इन दोनों का योग क्या है, 180 अंश हो गया। फिर ADC हमारा 140 अंश दिया हुआ है, तो CBA बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140 बराबर CAB 40 अंश। ठीक है, और एक फार्मूला और क्या होता है, अर्धवृत्त पर स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हमारा ये वाला कोण ACB ये हमारा हो जाएगा कितना, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, त्रिभुज में हम इस त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में, तो इस तीनों के कोणों का योगफल कितना होता है त्रिभुज के, 180 अंश। तो ये तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो गया। फिर BAC का मान हमें पता नहीं है, ACB का मान हमें 90 पता हुआ क्योंकि अर्धवृत्त पर स्थित कोण है, और कोण CBA 40 अंश है जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया था चक्रीय चतुर्भुज के द्वारा, और बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। तो BAC को हम रोक लेंगे, बाकी सबको पक्षांतर करेंगे, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 9 3 9 4 13, मतलब 90 प्लस 40 130 हो गया। तो 100 माइनस 130, 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो BAC हमारा 50 अंश आ जाएगा। इस प्रकार कर लेना था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या है, नीचे दिए गए सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, इनके भार की समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा किलोग्राम में भार दिया है 40 42 43 44 45, और उनकी बारंबारताएँ मतलब क्या हो गया कि रिपीटिशन, जैसे कि अब यहाँ 40 दिया है, 40 किलोग्राम की बारंबारता 4 है, मतलब 40 किलोग्राम के 4 लड़के हैं, और 42 किलोग्राम के 12 लड़के हैं, और 48 किलोग्राम के हमारे 18 लड़के हैं, 44 किलोग्राम के 10 बच्चे हैं, और 45 किलोग्राम के 6 बच्चे हैं। तो ये हो गया। समांतर मान निकालना है, तो समांतर मान में जानते हैं कि जितने पूरे डेटा होते हैं उनको हम योग करते हैं, और जितनी उनकी संख्या होती है उनसे भाग कर देते हैं। तो हमारा देखिए संख्या तो F जो है, तो अब हमारा देखिए ये, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता का योग ही हमारा तो संख्या हो जाएगी। तो ये 50 आएगा, 12 12 4 16, और 16 16 32, और 2 34, 34 10 44, और 44 से 50। ठीक है, और फिर क्या है, ऊपर टोटल योग कैसे निकालते थे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ रटना कुछ नहीं है। जैसे हमारे 40 किलोग्राम के 4 बच्चे हैं, तो अगर चारों बच्चों का वजन निकालना हो टोटल कितना होगा, तो 40 चौके 4 चौक 16, मतलब 160, 40 चौके 160 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 42 बच्चे हैं 12 किलो के, तो उनका वजन कितना होगा, तो 42 गुणे 12, तो ये हमारा 504 आ जाएगा। ऐसे क्या है, 43 बच्चे हमारे 43 किलोग्राम वाले 18 बच्चे हैं, तो इनका टोटल वजन 43 गुणे 18, मतलब 774।
और 44 किलोग्राम वाले 10 बच्चे हैं, तो इनका वजन कितना हो गया, 44 दाम 440। और 45 बच्चे वाले हमारे पास 45 किलोग्राम वाले 6 बच्चे हैं, तो इनका वजन कितना हो गया, 45 गुणे 6 270 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हमारा टोटल वजन कितना हो जाएगा, ये इतना जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना आ रहा है इसको जोड़ने पे 2148 आएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या हो गया, तो टोटल ये हो गया एफ इंटू एक्स इंटू सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का योग, तो हमारा 2148 हो गया। और बारह एफ सिग्मा एफ हो गया मतलब फ्रिक्वेंसी, मतलब बारंबारता का योग, तो ये 50 हो गया। ठीक है, तो 2148/50 हो गया। इसको हम भाग करेंगे तो 42.96 किलोग्राम आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम लोग वो ऐसे एक डेटा दिया रहता है ढेर सारा, उसको फिर जोड़ के जितने रहते हैं उसको भाग करते हैं, सेम उसी प्रकार ये भी होता है। बस यहाँ क्या है, इसको सारणीबद्ध कर दिया जाता है। तो बारंबारता के कॉन्सेप्ट को आप समझिए एक बार सही से, और मतलब इस तरह के क्वेश्चन आराम से लग जाया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वृत्त में एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर आंतरिक कोण के ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा एक वृत्त दिया हुआ है, मान लीजिए, माना कि केंद्र पर एक जीरो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा ए बी है। ठीक है, तो ये केंद्र वाला हो गया, जीवा ए बी हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जो उसकी त्रिज्या है और जीवा आपस में बराबर है। ठीक है, त्रिज्या के बराबर जीवा है, तो बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी हो गया, बराबर ए बी हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा देखिएगा, चलिए एक हम फिर क्या करना है, हमारा लघु वृत्त खंड पे कोण ज्ञात करना है। तो हमारा लघु वृत्त खंड कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बी जो कोण है वो लघु वृत्त खंड पे है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। तो हमने दीर्घवृत्त पर एक बिंदु है जिसको हमने जीवा ओ है, ओ डी है, जिस पे हमने ओ ए को, नहीं ओ डी, नहीं सॉरी, ए और डी और क्या है, बी और डी को मिला दिया। ठीक है, तो ये हमने रचना कर ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन के हल पे। तो ये हमारा ओ ए, ओ बी और ए बी ये हमारा बराबर है, तो एक त्रिभुज बना जिसकी क्या है, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर प्रत्येक भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हमारा ये कोण ए ओ बी जो है, कोण ए ओ बी जो है हमारा 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह हमारा कोण ए ओ बी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी ओ, ओ ए और ओ बी। तो हमारा तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर होंगे, तो 180 अंश होता है तीनों कोण का माप, इसलिए क्या है, ए ओ बी जो है 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण ए डी बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने एक प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त के परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो ये वृत्त के परिध पर बना कोण है और ये केंद्र पर बना कोण है। ठीक है, तो इसका वो आधा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है, 60 अंश है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए कोण ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ये हमारा देखिए ए डी बी सी, ठीक है, ए डी बी सी ये हमारा, या ए सी बी डी, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ठीक, तो 180 अंश होता है, तो ए सी बी प्लस ए डी बी, तो ये ए डी बी हो गया, इन दोनों का योग 180 अंश हो गया। तो ए डी बी हमारा क्या है, 30 अंश निकल चुका है, तो हमारा ए सी बी प्लस 30 अंश बराबर 180 अंश हो गया। तो ए सी बी बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 30 बराबर 150 अंश। तो हमारा ए सी बी इस तरह निकल आएगा, लघु वृत्त खंड पर स्थित कोण, लघु वृत्त खंड पर स्थित कोण 150 अंश हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस प्रकार हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा जो है बॉड मास पे आधारित है। तो ये दो पार्ट में था, फर्स्ट और सेकंड, तो ये एक एक नंबर का रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 की पावर -2 और ये माइनस ब्रैकेट में -2 की पावर -3 माइनस फिर ब्रैकेट
2 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2 हो गया। तो ये सब पावर में माइनस है, तो क्या है, इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 होता है और माइनस में है तो इसको 1/4 लिख लेंगे। ऐसे ही माइनस माइनस 1/8 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 हो जाएगा, क्योंकि सब किसका भी पावर माइनस में है। और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है होगा कि अगर कोई चीज़ पावर माइनस में पावर है तो वो उसको हम बटे फॉर्म में लिख देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा पावर। ठीक है, तो यहाँ 1/4 आया और ये माइनस ब्रैकेट में 1/8, और उस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4/36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5/36 आएगा यहाँ पर, और वो माइनस भी रहेगा साथ में। तो अब ये -1/8 और -5/36 इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो ये आ जाएगा -19/72 हो जाएगा। और ये आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +19/72 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 19/72, अब इनका एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 18 + 19, तो 37/72 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल जोड़ घटाव है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट ये है, तो इसमें भी हमारा देखिए 2 की पावर 5 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया। ये 32 हो जाएगा, 2 को 5 बार गुणा करेंगे। और यहाँ 16 की पावर -2 है, तो 16 की पावर -2 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/16 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो गया, 2 की पावर -3 है तो इसको 1/8 लिख देंगे। तो 2 की पावर -3 को नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमने काट लिया, तो क्या हो जाएगा, 16 का 16, 16 दूना 32 होता है, और फिर 2 1 कम 2, 2 8 16 हो गया। ठीक, तो जब ये कटेगा तो 1/8 आएगा, डिवाइडेड 1/8, तो 1/8 से 1/8 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक टेलीविज़न सेट के मूल्य क्या है, 15,625 रुपया है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% की दर से घटता है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य बताइए। तो हमने एक चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ा था कि उसमें क्या है कि रेट बढ़ता रहता है, पर यहाँ हमारा घट रहा है। ठीक है, तो हमने वो जो फार्मूला पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग ये भी लग जाता है। तो पर इसको हम चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं, उस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो 3 वर्ष बाद टेलीविज़न का मूल्य क्या होगा, तो हमारा जैसे 15,625 मूल्य था कि पहले वर्ष क्या हुआ, 8% घटा। तो 8% घटने का मतलब क्या हुआ कि मूल्य हमारा कितना रह गया, जो मूल्य था उसका 92% निकाल लेंगे तो हमारा मूल्य निकल आएगा। तो 92/100 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर घट गया, तो जो मूल्य आया था फिर उसमें 92% घटा देंगे। फिर जो उसके बाद आया मूल्य तीसरे वर्ष के लिए, उसमें फिर 92% घटा देंगे। तो ये हमारा 92/100, 92/100, 92/100 होना। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते, तो ये बन गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम जो इसको काटेंगे तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, 92/4, 92/4, 92/4। ठीक है, तो 4 से सारा कट जाएगा तो 23 गुणे 23 गुणे 23 आएगा, और 23 गुणे 23 का वैल्यू होता है कितना, 12,167। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद टेलीविज़न के मूल्य में गिरावट कितनी आई, तो 15,625 माइनस 12,167, तो 3,458 रुपया हो जाएगा इस तरह। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप वो चक्रवृद्धि वाला फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ क्या हो जाता है, अमाउंट मतलब जो हमारा मूलधन है वो ए हो गया, 15,625 हो जाता। और फिर क्या हो जाता, ब्रैकेट में -1 माइनस, फिर माइनस लगाते क्योंकि यहाँ रेट घट रहा है, 8% था तो 8/100 हो जाता, और उसके बाद 3 वर्ष के लिए था तो कि होल की पावर 3 हो जाता। फिर उसको आप सॉल्व करते तो कुछ ऐसे ही समीकरण बनता आपका, जो हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है यही समीकरण बनता। फिर इसको आप सॉल्व करते तो सेम स्टेप मिलता और यही आंसर आपका आता। क्वेश्चन नंबर 16 अब 17 पे देखते हैं। एक लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की क्या है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। तो उसमें 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब
उस लोहे के टुकड़े का पूरा आयतन निकालना था, तो क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। फिर क्या है, बटा उस गुट का जो निकालना था उसके साइज का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, भाग कर देना था। उसमें हमारा 125 गुट के आ जाएंगे। तो आप इसको बड़ा करके भी लगा सकते थे कि 2 नंबर में था तो एक बार ये लिख देते कि हाँ, लोहे के घनाभ आकार के टुकड़े का आयतन बराबर 75 × 15 × 5। फिर लिखते कि एक लाइन में कि गुटके का आयतन बराबर, तो वहाँ लिखते 15 × 3 × 1। फिर लिखते गुटकों की संख्या बराबर, तो लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े का आयतन बटा गुटके का आयतन। फिर ये वाला समीकरण ऐसे लिख के, इस तरह का आपको आप ऐसे लिख के फिर काट के 125 आ जाता। तो मतलब वही था, 2 नंबर में थोड़ा बढ़ा के लिख देते, ऐसे भी कर देते तो नंबर नहीं कटता। और फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 15 की x⁴ प्लस 3 x² माइनस 18 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आप 2 मेथड लगा सकते थे, या आप x² को आप कुछ मान लेते, ty कुछ भी, फिर इसको पुट करके तब लगाते, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर लेते। तो हमने यहाँ डायरेक्ट किया है, तो वही पुराना देखिए स्क्वायर वाले फॉर्म में करते थे। बाहरी पद का गुणनखंड तो 15 × 18, तो ऐसा 270 हो गया। 270 का ऐसा टुकड़ा करिए जिसका अंतर, यहाँ माइनस है इसलिए अंतर कितना है, 3। ठीक है, तो 18 × 15 हो जाता है 270, और 18 - 15 होता है 3। ठीक है, तो ये हमने किया 15 x⁴ प्लस 18 - 15, 3 आ गया ये x² माइनस 18। ठीक है, तो अब इसको हमने खोल लिया, तो 15 x⁴ प्लस 18 x², और फिर क्या हुआ, माइनस 15 x² माइनस 18। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ हमारा कॉमन देखिए, तो इसमें हमारा कॉमन कितना हुआ, 3x² कॉमन हो गया, बचा अंदर कितना, 5x² प्लस 6। यहाँ हमारा -3 कॉमन हुआ, तो यहाँ 5x² प्लस 6 बचा, तो 5² x प्लस 6 यहाँ बाहर हो गया, और 3x² माइनस 3 अंदर बचा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इन दोनों में देखिए 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन कर लिया, x² -1 बचा, और फिर क्या है, 5x² प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो x² -1 को हम लिख सकते हैं x+1, x -1, और 5x² प्लस 6 था ही, और 3 ये बाहर हो गया, तो इस तरह का हमारा ये गुणनखंड हो जाएगा। आई होप कि आप लोग कोई क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।